Good morning, everyone. मैं राजकुमार. Today we are going to start once again our chapter number 9, which rulers and chronicles. Chapter नाम is present in your screen. Kings and chronicles. Kings यानी कि हम बात करेंगे राजाओं के बारे में, and chronicles यानी कि इतिवृत्त भी कह सकते हैं, उन्हें इतिहास भी कह सकते हैं. मेनली हम इसमें बात करेंगे मुगल कोर्ट, मुगल के दरबार के बारे में 16-17 सेंचुरी में. बट इससे पहले एक जरूरी सूचना कि आजकल सारा संसार, पूरा वर्ल्ड और इंडिया भी कोरोना महामारी से जूझ रहा है. ऐसे में आपको सेफ रहने की जरूरत है, तो मास्क लगाइए और 2 गज की दूरी बनाए रखिए. तो क्लास 12 आज हम हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करने जा रहे हैं. चैप्टर नेम है किंग्स एंड क्रोनिकल्स. इसके कुछ लेक्चर्स हम क्लास में अटेंड कर चुके हैं. हम बात कर चुके हैं इसमें कि क्रोनिकल्स क्या होते हैं. हम बात कर चुके हैं मुगलों में सबसे पहले जो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, जो मंगोल राजवंश से जो मंगोल, जिससे मंगोल शब्द से निकला मुगल वर्ष है, लेकिन ये कहते हैं कि वो अपने आप को जो मुगल थे वो तैमूर मानते थे पिता की तरफ से, और चंगेज मानते थे माता की तरफ से. इसके बाद हमने बाबर के बारे में पढ़ा, बाबर के बाद हुमायूं के बारे में पढ़ा, अकबर के बारे में पढ़ा, शाहजहां के बारे में पढ़ा, जहांगीर के बारे में पढ़ा, शाहजहां के बारे में पढ़ा, औरंगजेब के बारे में पढ़ा. जब हमने अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर्स पर हम गए तो हमने देखा कि किस तरह इतिवृत्त जो क्रोनिकल्स है इनकी रचनाएं की जाती है. फिर हमने देखा कि किस तरह प्रिंटिंग वाले जो रंगीन थे, कलरफुल प्रिंट थे, उन्हें किस तरह से अस्तित्व में लाया गया. और फिर हम धीरे धीरे चले किसके ऊपर, एक आदर्श यानी कि आइडियल स्टेट के ऊपर, जिसमें हमने बात की एक डिवाइन लाइट एंड यानी कि दैवीय प्रकाश की. आज का हमारा टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे. इस चैप्टर का जो हमारा टॉपिक है आज का, हम स्टार्ट करना शुरू करेंगे एक यूनिफाइंग फोर्स. आपकी स्क्रीन पर है. कुछ वर्ड यहाँ पर हिंदी में लिखे गए हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो उन्हें काफी दिक्कत आती है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने में. तो जो वर्ड्स उन्हें दिक्कत वाले हैं उनके लिए मैंने हिंदी में इसे कुछ वर्ड्स को ट्रांसलेट करके लिखा है. तो ये यूनिफाइंग फोर्स, यूनिफाइंग का मतलब एकीकरण, और फोर्स माने स्रोत. हम बात करेंगे एकीकरण के स्रोत की. मुगल क्रोनिकल्स का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, इतिहास कह सकते हैं या हम इतिवृत्त कह सकते हैं. जो मुगल क्रोनिकल्स, जो मुगल इतिहास था प्रेजेंट, जो प्रस्तुत किया गया द एम्पायर, वो एम्पायर माने साम्राज्य के बारे में एज कंपराइजिंग का मतलब वो मिश्रण था मैनी डिफरेंट, यानी कि मुगलों ने जो इतिवृत्त प्रेजेंट किया साम्राज्य का वो मिश्रण था. उसमें कई तरह के डिफरेंट माने अलग अलग तरह के, एथनिक माने जातियों के बारे में, रिलीजियस यानी कि धार्मिक, और कम्युनिटी माने समुदायों के बारे में, जैसे कि हिंदू, जैनिज्म, जरूसियों और मुस्लिम के बारे में लिखा हुआ था. कहने का मतलब है कि मुगलों ने जो क्रोनिकल्स, मुगल काल में जो क्रोनिकल्स इतिवृत्त प्रेजेंट किए गए साम्राज्य को लेकर, उसमें कई जातीय और कई धार्मिक समुदायों का मिश्रण था. उसमें हिंदू के बारे में भी लिखा गया था, उसमें जैन के बारे में भी लिखा गया था, और उसमें जरस्तुओं के बारे में भी और मुस्लिम के बारे में भी लिखा गया था. जरुस्ती माने जो यहूदी वगैरह थी. एज द सोर्स ऑफ ऑल पीस, एज द सोर्स एक स्रोत के रूप में, ऑल पीस यानी कि चारों तरफ शांति को लेकर, स्टेबिलिटी माने स्थिरता के संसाधन के रूप में, एम्परर माने जो बादशाह था, स्टूड माने समझा जाता था, एबो ऑल रिलीजियस सभी धर्मों पर, और एथिक ग्रुप और सभी जातीय समूहों में. यानी कि हम यहाँ से लिखेंगे एम्परर यानी कि जो बादशाह था, स्टूड उसे समझा जाता था, एबो माने ऊपर वाले सभी धर्मों और जातीय ग्रुप में शांति का और स्टेबिलिटी का स्रोत समझा जाता था, और उसे मिडिएटेड का मतलब मध्यस्थ, उसे मध्यस्थ माना जाता था. अमोंग देम उनके बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाता था. एंड और वो एंश्योर माने वो सुनिश्चित करता था कि जो जस्टिस, जो न्याय है, एंड पीस जो शांति है, प्रीवेल माने बनी रहे. कहने का मतलब है कि इन जो मुगल क्रोनिकल्स, जो मुगल जो इतिवृत्त लिखे गए थे, इनमें राजा को सभी धर्मों, सभी एथिक ग्रुप में ऊपर माना जाता था, क्योंकि उसका कार्य शांति को और स्टेबिलिटी माने स्थिरता को बनाए रखना था, न्याय को बनाए रखना था. इसके बाद ये कहता अबुल फजल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जो अकबर के दरबार में था, इतिहासकार. अब्दुल फजल वर्णन करता है एक आदर्श की एक नीति जिसका नाम था सुलेह कुल.
सुलेह कुल जिसका मतलब था एब्जॉल्ट पीस, एब्जॉल्ट माने पूर्ण और पीस माने शांति, जो पूर्ण शांति जिसका मतलब था, एज द कोर्नस्टोन। ये कहता है अब्दुल फजल ने वर्णन किया एक आदर्श का सुलेह कुल जो कि कोर्नस्टोन, कोर्नस्टोन माने आधारशिला था, इनलाइटेंड रूल, इनलाइटेंड माने प्रबुद्ध, प्रबुद्ध का मतलब शक्तिशाली, और दूसरा ये कहता है संपन्न और इंटेलिजेंट रूल, जो शासन था उसकी आधारशिला था सुलेह कुल नाम का आदर्श, जिसका वर्णन अबुल फजल ने किया था। इन सुलेह कुल के अंदर आर रिलीजन, जितने भी धर्म थे, एंड स्कूल ऑफ थॉट, जितने भी चिंतन के स्कूल थे, हैड फ्रीडम, सबको आजादी थी, टू एक्सप्रेशन, व्यक्त करने के लिए। ये कहता है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जितने भी धर्म थे, जितने भी चिंतन के स्कूल थे, सबको आजादी थी, लेकिन ऑन कंडीशन, लेकिन एक कंडीशन, एक शर्त भी रखी गई थी कि दे डिड नॉट अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब होता है क्षति, और नोट का मतलब नहीं, वो क्षति नहीं पहुंचाएंगे अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, राज्य की सत्ता को, और फाइट अमोंग देमसेल्फ, और फाइट माने लड़ाई नहीं करेंगे, अमोंग देमसेल्फ माने अपने आप में वो किसी भी तरह की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, ऐसा उन्हें कहा गया था। इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे ये कहता है द आइडियल, आइडियल माने जो आदर्श था सुलेह कुल का, वाज इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंटेड माने लागू करना, थ्रू स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीतियों के द्वारा सुलेह कुल को लागू किया गया, इम्प्लीमेंटेड किया गया। द नोबल, जो कुलीन वर्ग थे, अंडर किसके नीचे, मुगलों के नीचे, वाज ए कंपोजिशन, उनकी रचना भी कंप्रोमाइज माने मिश्रित थी, यानी कि मुगलों के दरबार में जो कुलीन वर्ग थे वो भी अलग अलग जातियों से थे, ईरानी भी थे उसमें, तुरान भी थे उसमें, अफगान भी थे, और राजपूत भी थे, और डक्कन प्लेटू, डक्कनीज निवासी भी थे। ऑल ऑफ वूम वर गिवन पोजीशन, इन सभी को पोजीशन, जो पद दिया गया था, अवार्ड जो इनाम दिया गया था, प्योरली पूरी तरह से ऑन द बेस, किस पर आधारित था, देयर सर्विस, जो सर्विस उन्होंने, जो सेवाएं उन्होंने मुगल की थी, एंड ये कहता है लॉयल्टी ऑफ द किंग, और ये कहता है राजा की लॉयल्टी पर था, यानी कि वो राजा के प्रति जितने स्वामी भक्त थे। फर्दर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अकबर जो था उसने एब्लोइस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आ रहा है, अकबर ने एब्लोइस माने खत्म कर दिया था द टैक्स ऑन पिलिग्रिमेज, पिलिग्रिमेज माने तीर्थ यात्राओं पर 1563 में जो गैर मुसलमान थे उन पे जो टैक्स लिया जाता था उसे अकबर ने खत्म कर दिया। इसके अलावा जजिया नाम का कर 1564 में उसे भी समाप्त कर दिया गया, एज टू वन, ये दोनों कर कौन कौन से, एक तो पिलिग्रिमेज यानी कि तीर्थ यात्रा पर जो टैक्स था, और दूसरा जो जजिया पर आधारित टैक्स था, ये कहता है इन दोनों के दोनों टैक्स किस पर आधारित थे, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता भेदभाव, धार्मिक भेदभाव को, यानी कि धर्म को लेकर ये दोनों टैक्स नॉन जो मुस्लिम थे उनके ऊपर लगाए जाते थे। इंस्ट्रक्शन, अकबर ने इन्हें 1563 और 1564 में खत्म कर दिया। इंस्ट्रक्शन, उसने निर्देश दिया अकबर ने, वर सेंट टू ऑफिसर, उन्होंने अपने ऑफिसर माने अधिकारियों को आदेश देते हुए भेजा, ऑफ द एम्परर, साम्राज्य में, टू फॉलो, वो फॉलो करे, प्रिसिपेट, प्रिसिपेट माने उन धारणाओं को, सुलेह कुल यानी कि नियमों का, सुलेह कुल के नियमों का वो पालन करे, इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन के अंदर भी सुलेह कुल के नियमों को माना जाए। आल मुगल एम्पायर, जितने भी मुगल एम्परर थे, यानी कि जितने भी मुगल बादशाह थे, गेव ग्रांट, ग्रांट का मतलब दान, वो सभी पैसा देते थे, टू सपोर्ट करने के लिए, किसको सपोर्ट करने के लिए, द बिल्डिंग, बिल्डिंग माने इमारतों को, एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप, और पूजा स्थलों की व्यवस्था को, बार बार उन्हें उनकी मरम्मत के लिए वो अनुदान देते थे। इवन वैन टेम्पल, यहाँ तक कि जब टेम्पल जो मंदिर थे वर डिस्ट्रॉय, जब वो खत्म हो जाते थे या वो नष्ट हो जाते थे ड्यूरिंग वार के दौरान, तो भी उन्हें दान दिया जाता था, लेटर इशू फॉर देयर रिपेयर, ताकि वो उन मंदिरों की रिपेयर करवा सके। एज वी नो फॉर्म का मतलब होता है हमें पता चला है, द रीजन,
हमें इन सब बातों का पता चला है। रीजन माने शासन से शाहजहां और औरंगजेब, जब शाहजहां और औरंगजेब का शासन था तब हमें पता चला कि वो इस तरह से दान देते थे। लेकिन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द लेटर, लेकिन बाद में अपने शासनकाल के दौरान ये कहता है औरंगजेब ने जजिया नामक कर को री इम्पोज दोबारा लगा दिया था। किसके ऊपर? नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट, यानी कि गैर मुसलमान प्रजा, जो प्रजा मुसलमान नहीं होती थी उनके ऊपर जजिया कर लगाया जाता था। इस तरह से हमने इसके बारे में पढ़ा। अब हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो टॉपिक नंबर 5.3 है, जस्ट सोवरेनिटी एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जस्ट का मतलब न्यायपूर्ण, सोवरेनिटी माने होता प्रभुता संपन्न, यानी कि राज्य अपने आप में प्रभुता संपन्न है, उसे बाहरी देश की सुनने की आवश्यकता नहीं है। एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक सामाजिक अनुबंध के रूप में। ये कहता है अबुल फजल डिफाइन, डिफाइन माने वर्णन। अबुल फजल वर्णन करता है सोवरेनिटी, प्रभुता संपन्नता का, प्रभु संपन्नता का एज ए सोशल कंट्रोल, कि प्रभु संपन्नता एक सामाजिक अनुबंध पर टिकी हुई है। वो कहता है फोर एम्परर प्रोटेक्ट, ये कहता है चार एम्परर प्रोटेक्ट, चार तरह से प्रोटेक्ट माने रक्षा की जाती है साम्राज्य की। द फोर, ये कहता है द एम्परर प्रोटेक्ट, जो सम्राट है वो रक्षा करता है फोर एसेंसेस, एसेंसेस का मतलब तत्व, चार तत्वों की रक्षा करता है। ऑफ इस सब्जेक्ट माने प्रजा, अपनी प्रजा के। एक तो वो प्रजा में रक्षा करता है लाइफ, प्रजा की रक्षा करता है लाइफ, जीवन की, जिसे जन कहा जाता था उस समय। प्रॉपर्टी की रक्षा करता है, जिसे उस समय माल कहा जाता था। ओनर माने सम्मान की रक्षा करता था, जिसे नामस कहा जाता था। एंड फेथ, विश्वास की रक्षा करते थे वहां के बादशाह, जिन्हें दीन कहा जाता था। और रिटर्न, इसके बदले में बादशाह डिमांड करता था ओबीडेंस, उसकी आज्ञा का पालन किया जाए। एंड ए शेयर ऑफ रिसोर्सेज, और उसके बाद जो संसाधन है उसमें क्या किया जाए? शेयर माने हिस्सा दिया जाए। ओनली जस्ट, ये कहता है केवल, ये कहता है जस्ट सोवरिजन, केवल न्यायपूर्ण प्रभु संपन्नता वार थोट, थोट माने सोचा गया था, ये कहता है केवल न्यायपूर्ण प्रभु संपन्नता वार थोट सोची गई थी। टू बी एबल टू ओनर, ये कहता है वो योग्य है, ओनर माने सम्मान के, द कॉन्टैक्ट विद पावर एंड डिवाइन गार्डियन, ये कहता है जो सोशल, जो न्यायचित, जो न्यायपूर्ण प्रभु संपन्नता है, ये कहता है उसे सम्मान के काबिल बनाया जा सकता है केवल कॉन्टैक्ट करके। किसके साथ? पावर के साथ। और डिवाइन गाइडेंस माने दैवीय जो मार्गदर्शन हुआ है उसके द्वारा ही जो न्यायपूर्ण प्रभु सत्ता है उसे सम्मान के योग्य बनाया जा सकता है। इसके बाद ये कहता है ए नंबर ऑफ सिंबल, ए नंबर ऑफ सिंबल का मतलब बड़ी संख्या में जो सिंबल थे, जो सिंबल यानी कि जो चिन्ह होते हैं, जो प्रतीक होते हैं, वर्क रिलेटेड, वो बनाए गए। किस लिए बनाए गए? फॉर विजुअल, दिखाई देने वाले, रिप्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण के लिए, ऑफ आइडिया ऑफ जस्टिस, न्याय के विचार को, विच कम टू स्टैंड, जो उस समय माना जाता था हाईएस्ट वर्च्यू, वर्च्यू माने गुण, जो उस समय हाईएस्ट गुण माना जाता था मुगल मोनेट्री यानी कि मुगलों के राजतंत्र को। ये कहता है बड़ी संख्या में प्रतीक यानी कि चिन्ह बनाए गए थे, ये प्रस्तुत करने के लिए कि जो न्याय का जो जस्टिस, जो आइडिया है, न्याय का जो आइडिया है, विच कम स्टैंड, वो माना जाता है मुगल राजतंत्र का सबसे बड़ा गुण। वन ऑफ द फेवरेट सिंबल, एक मुगलों का एक जो फेवरेट माने प्रसिद्ध सिंबल जो यूज किया गया था आर्टिस्ट द्वारा, वास्तव मोटिव, मोटिव माने चित्र, वो चित्र था एक लोयन का, एक लैम्प माने एक गोट का, पीसफुली, जो शांतिपूर्ण ढंग से, नेस्टलिंग, नेस्टिंग माने चिपक कर बैठे हुए थे, नेक्स्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ। अगर लोयन और लैम्प एक दूसरे के साथ शांति से बैठे थे तो ये कहता है इट मींस, इसका मतलब था सिग्निफिकेंस ए रिलीम, सिग्निफिकेंस माने वो महत्वपूर्ण, रिलीम माने एक क्षेत्र, वो एक ऐसा क्षेत्र देखना चाहते थे बेहद जहाँ पे स्ट्रॉन्ग यानी कि लोयन एंड वीक यानी कि लेम जो गोट है, कुड एग्जिट इन हार्मोनी, वो मौजूदा रह सके हार्मोनी माने समरूपता के साथ। कोर्ट सीन, ये कहता है इसलिए कोर्ट के जो सीन थे फ्रॉम द इलिस्ट्रेट, उन्हें सजाया गया था, बादशाह नामा में जो कोर्ट के सीन दिखाए गए थे उसमें उन प्लेस पर सच मोटिव, चित्र दिखाए गए थे। इनने नीचे, नीचे का मतलब आले में, डायरेक्टली बिलो, जिसमें सीधे एम्पायर थ्रोन के नीचे ऐसे चित्र दिखाए गए थे जिसमें लोयन और कोर्ट को एक साथ बैठाया दिखाया गया था।
इस तरह से हमने पढ़ा कि उस समय किस तरह का, ये कहता है, एकीकरण का स्रोत था, सुलेह कुल की नीति क्या थी। उसके बाद हमने देखा कि किस तरह सामाजिक अनुबंध, जो एक सोशल कॉन्टैक्ट था, वो न्याय प्रभुता यानी कि जस्टिस और प्रभु संपन्नता सोवरेनिटी में किस तरह से ऐड हुआ। आज का हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कैपिटल एंड द कोर्ट्स। कैपिटल्स यानी कि हम बात करेंगे राजधानियों की, और कोर्ट्स माने हम बात करेंगे दरबारों की। कैपिटल एंड कोर्ट्स यानी कि कैपिटल्स की, और हम बात करेंगे दरबारों के बारे में। कैपिटल सिटी, अब हम सबसे पहले बात करेंगे कैपिटल सिटी, उस समय की राजधानियों के शहर के बारे में। क्यों? क्योंकि हम अब तक समझ चुके हैं कि उस समय किस तरह से इतिहास लिखा जाता था, किस तरह से पेंटिंग को यूज किया जाता था, किस तरह से उन्होंने लैंग्वेज को यूज किया, फारसी लैंग्वेज को यूज किया। उसमें अकबरनामा लिखा गया, बादशाहनामा लिखा गया, शाहजहांनामा लिखा गया, और बहुत सारे ग्रंथों को लिखा गया। उसके बाद हमने बात की कि किस तरह से इसके अंदर सुलह कुल की नीति का यूज किया गया। अब हम बात करेंगे मुगलों की राजधानी वाले शहरों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल एंड द कोर्ट्स, उनकी राजधानियों के बारे में, उनके दरबारों के बारे में। कैपिटल सिटीज, कैपिटल सिटी यानी कि हम बात करेंगे उनकी राजधानियों के शहर में। द हार्ट, हार्ट माने जो दिल है, ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का, वो था उसकी कैपिटल सिटी, यानी कि उसकी जो राजधानियां थी वो मुगल साम्राज्य का हार्ट होती थी। वेहर, जहाँ पे कोर्ट असेंबल, असेंबल माने लगाया, जहाँ पे कोर्ट लगाया जाता था। द कैपिटल सिटी ऑफ द मुगल, ये कहता है जो कैपिटल सिटी, जो राजधानी वाले नगर थे मुगलों के, फ्रीक्वेंटली, वो लगातार, शिफ्टेड माने बदलते रहते थे, ड्यूरिंग द 16 और 17 सेंचुरी के दौरान। बाबर टुक ओवर द लोधी, कैपिटल ऑफ आगरा, बाबर ने टुक ओवर माने कब्जा कर लिया, बाबर ने जब कब्जा किया लोधी की कैपिटल, लोधी की कैपिटल ऑफ आगरा के ऊपर, थ्रो ड्यूरिंग, यद्यपि ड्यूरिंग द 4 इयर्स ऑफ हिज रीजन, हालांकि बाबर ने लोधी की कैपिटल पर कब्जा कर लिया था, यद्यपि ड्यूरिंग द 4 ईयर, वो 4 सालों तक जब भी रहा, ऑफ हिज रीजन, उसका जो क्षेत्र था, द कोर्ट वाज फ्रीक्वेंटली ऑन द मूव, दरबार का जो जगह थी वो बार बार बदलती रही। ड्यूरिंग 1560, 1560 के आसपास, अकबर हैड द फोर्ट, अकबर ने निर्माण करवाया फोर्ट ऑफ आगरा, आगरे का किला का, कंस्ट्रक्टेड, और उसका निर्माण किया गया रेड सैंडस्टोन यानी कि लाल रंग के मिट्टी के पत्थरों का, जिसे क्वारी माने खुदाई करके निकाला जाता था एडजॉइनिंग रीजन, आसपास के क्षेत्रों से। इस तरह से उन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी को बसाना शुरू किया। इन 1570, ये कहता है 1570 ईस्वी में अकबर ने डिसाइड किया टू बिल्ड, वो निर्माण करेगा एक नई राजधानी का, और उसका नाम उसने रखा फतेहपुर सिकरी। वन ऑफ द रीजन, फतेहपुर सिकरी अपनी राजधानी बनाने का एक कारण था। कारण क्या था? प्रमोटिंग, भाई कोई अपनी राजधानी अगर चेंज करता है, बार बार बदलता है, तो कोई ना कोई तो मेन कारण होगा ही, तभी वो अपनी राजधानी, अपनी कैपिटल को बदल रहा है। तो ये कहता है वन ऑफ द रीजन, एक और जो रीजन था प्रमोटिंग, बढ़ाने का, अपनी राजधानी को कैपिटल फतेहपुर सिकरी में शिफ्ट करने का, वो क्या था? दिस मे हैव बीन दैट सिकरी वाज लोकेटेड ऑन डायरेक्ट रोड टू अजमेर, क्योंकि सिकरी नाम का जो शहर था वो अजमेर में डायरेक्ट रोड पर स्थित था। ये वो रोड थी जो दरगाह पर जाती थी शेख मनुद्दीन चिश्ती की। हैड बिकम, जिस कारण ये एक इंपोर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर यानी कि तीर्थ यात्रा वाला केंद्र बन गया था। मुगल एम्परर एंटर, ये कहता है मुगल साम्राज्यों ने एंटर माने प्रवेश किया, इनटू ए क्लोज रिलेशनशिप, उन्होंने एक क्लोज माने निकट वाले संबंध बनाए विद सूफियों के साथ, जो चिश्ती, जिन्हें चिश्ती कहा जाता था, उन सूफियों के साथ उन्होंने अच्छे संबंध बनाए, चिश्ती सिलसिला। अकबर कमीशन, अकबर ने कमीशन माने आदेश दिया, द कंस्ट्रक्शन, निर्माण किया जाए एक व्हाइट मार्बल थोम, एक सफेद संगमरमर के थोम माने गुंबद का, फॉर शेख सलीम चिश्ती के लिए, नेक्स्ट टू मजेस्टिक, मजेस्टिक फ्राइडे मॉस्क्यू, फ्राइडे का मतलब जुम्मे वाली मस्जिद एट जो सिकरी में थी, उसके बराबर ही उन्होंने शेख सलीम चिश्ती की संगमरमर से बनी थोम माने गुंबद का निर्माण करवाया। इसके बाद ये कहता है द एम्परर, द इनोर्मस आर्चिड, इनोर्मस आर्चिड का मतलब होता है मेरा, यानी कि इस तरह गोलाई के साथ बने हुए ऊपर की दीवार,
एनॉर्मस, एनॉर्मस माने विशाल, आर्चिज माने मेहराब के गेटवे, गेटवे माने बहुत सारे मार्ग बनाए गए, जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं बुलंद दरवाजा बनाया गया। वाज मीन जिसका मतलब था रिमाइंड माने याद दिलवाना, विक्टोरियस विजिटर जिसका जिसका मीन था रिमाइंड करवाना विजिटर आने वाली यात्रियों को मुगल विक्टोरी, मुगल की जीत के बारे में जो उन्होंने गुजरात को जीता था उसके उपलक्ष्य में उन्होंने आर्चिड माने मेहराबी, एक मेहराबी गोल जिसकी चौखट होती है वो वाला गेटवे बनवाया। इन 1585 में द कैपिटल सिटी, ये कहता है इन 1885 में जो कैपिटल सिटी थी वाज ट्रांसफर, अकबर ने उसे लाहौर में ट्रांसफर कर दिया टू ब्रिंग, क्या लाने के लिए, ये कहता है नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिमी हिस्से को अपने कंट्रोल में लाने के लिए। और अकबर क्लोजली वॉच, अकबर क्लोजली माने ध्यान से निगरानी रखने लगा, फ्रंटियर माने उत्तर पश्चिमी सीमा पर फॉर 13 ईयर, लगातार 13 सालों तक वो उसकी निगरानी में रहा। अब अकबर के बाद हम बात करते हैं शाहजहां की। शाहजहां ने भी परस्यूड माने आगे बढ़ाया साउंड फिजिकल, साउंड माने विवेकपूर्ण और फिजिकल माने राजकोषीय पॉलिसी को, राजकोषीय पॉलिसी को शाहजहां ने भी आगे बढ़ाया। एंड एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड माने उसने इकट्ठा किया इनफ मनी, पर्याप्त पैसा, टू इंडुलेस, इंडुलेस माने पूरा करने के लिए, हिज पैशन, अपना पैशन माने जुनून, फॉर बिल्डिंग, इमारतों के निर्माण करने का। यानी कि अकबर को भी बहुत सारी इमारतें बनाने का शौक था, इसलिए इमारतें बनाने के लिए उसने भी बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया। यह कहता है बिल्डिंग एक्टिविटी इन मोनार्चिकल कल्चर, बिंगली बिल्डिंग, इमारत वाली जो एक्टिविटी थी इन राजतंत्रीय संस्कृति में, एज यू हैव सीन, आप देख सकते हैं इन द केस ऑफ अर्लियर रूलर, यानी कि जो प्रारंभिक शासक थे वो निर्माण बिल्डिंग की एक्टिविटी में राष्ट्रीय कल्चर के अंदर बहुत ज्यादा रुचि लेते थे। वाज द मोस्ट विजिबल, ये सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली, एंड टेंगिबल, टेंगिबल माने ठोस, साइन था, एक चिन्ह था डायनेस्टी पावर का, डायनेस्टी वेल्थ माने दौलत का, और ये कहता है प्रेस्टीज यानी कि प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती थी ये बिल्डिंग। इन द केस, ये कहता है इन द केस ऑफ मुस्लिम, ये कहता है इन द केस ऑफ मुस्लिम रूलर, मुस्लिम शासकों के केस में इट वाज कंसाइडर्ड एन एक्ट ऑफ पिटी, पिटी माने धर्मनिष्ठा, मुगल शासकों की नजर में बिल्डिंगों का निर्माण कराना, इमारतों का निर्माण कराना एक धर्मनिष्ठ कार्य समझा जाता था। इन 1648 में जो कोर्ट दरबार था, जो आर्मी, जो सेना थी, एंड जो हाउस होल्ड, जो राजकीय परिवार थे, मूव, उन्होंने जाना शुरू कर दिया आगरा से, कहां पर, एक न्यू कंप्लीटेड इंपेरियल कैपिटल, एक न्यूली, एक नई, कंप्लीटेड माने पूरी हुई, इंपेरियल कैपिटल, एक इंपेरियल माने साम्राज्यवादी नीति की ओर, जिसका नाम था शाहजहानाबाद, शाहजहानाबाद में उन्होंने शिफ्ट करना शुरू कर दिया, काम पे 1648 में अपनी दरबार को, अपनी सेना को और अपने परिवार को, किसने, मुगलों ने। अब ये शाहजहानाबाद जो था वाज ए न्यू एडिशन, इसे इसमें नया ऐड किया गया था, ओल्ड माने पुरानी, रेजिडेंशियल का मतलब पुराने जो रेजिडेंशियल जो आवासीय सिटी थी दिल्ली की, विद द रेड फोर्ट, अब उसकी जगह पे शाहजहानाबाद को रिप्लेस किया गया था और इसमें रेड फोर्ट, लाल किला बनाया गया था, जामा मस्जिद बनाई गई थी, ए ट्री लाइन एस्प्लेनेड, एस्प्लानेड, ट्री लाइन माने एक ट्री माने जैसे एक पेड़ की श्रृंखला लगी होती है, ऐसी श्रृंखला का यहाँ पर निर्माण किया गया था, विद बाजार, इसके साथ साथ यहाँ पे बाजार बनाया गया था जैसे कि चांदनी चौक, एंड ये कहता है स्पेसियस, स्पेसियस का मतलब लार्ज, बड़े बड़े होम, घर बनाए गए फॉर द नोबेलिटी माने कुलीन वर्ग के लिए। शाहजहां न्यू सिटी, शाहजहां के इस नए शहर को देखकर वाज एप्रोसिएट, ऐसा लगता था कि टू ए मोर फॉर्मल विजन, कि एक ज्यादा औपचारिक दृष्टिकोण ऑफ ए ग्रैंड मोनार्ची, कि वो शाहजहां जो था अपने महान राजतंत्र का एक सबसे बड़ा फॉर्मल विजन यानी कि औपचारिक दृष्टिकोण को व्यक्त करना चाहता है। इस तरह से हमने आज पढ़ा किसके बारे में, इमारतों के बारे में, बिल्डिंग्स के बारे में, किसकी बिल्डिंग्स, कैपिटल यानी कि राजधानियों के बारे में, और कौन कौन सी बिल्डिंग कहाँ कहाँ निर्माण किया। थैंक यू।